He was 100 percentiler in CAT 2016, sir. Yes. And I have here Amit Goyal, sir, and he has been, sir, 99th percentiler, right, last year, and fetched calls from both IIM Bangalore and IIM Lucknow, right, sir? And my name is Brijesh. I'm also a teacher here at Team Satyam. I teach verbal aptitude. I was 100 percentiler in verbal section long time back. And today the purpose is we have come together to discuss yesterday's CAT 18 paper. Amit sir wrote the paper in the morning slot, and Rahul sir and I wrote the paper in the evening slot. So the purpose is to discuss the overall paper and give our inputs about how exactly the paper was. Yeah. So let's start with Amit sir, who wrote the paper in the morning. Sir, how was your overall experience with the paper? इस साल का पेपर पिछले साल के मुकाबले डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा अच्छा था और क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा बेटर थे। तो जिसने भी सही से प्रिपरेशन करी होगी और मॉक्स अच्छी तरह लगाए होंगे तो उनका सिलेक्शन जरूर होना चाहिए, और जिसने भी मेहनत करी है। और क्वांट में मेरा जो स्लॉट था वो मॉर्निंग स्लॉट था, और मॉर्निंग स्लॉट में क्योंकि मैं क्वांट पढ़ाता हूँ तो क्वांट में जो क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल लास्ट ईयर से थोड़ा हायर था और अच्छा लेवल था। कुछ क्वेश्चंस बीच में काफी ट्रिकी थे और फिल्ट्रेशन वाज द की। अगर हम आसानी से उनको फिल्टर कर पाते हैं क्वेश्चंस को, तो मुझे लग रहा है कि 34 में से अराउंड 22-23 क्वेश्चंस तो बहुत आसान थे और कुछ 8-10 क्वेश्चन बीच में ट्रिकी थे और जो जिनमें टाइम लग रहा था। तो अगर आप उनमें फंस जाते अगर किसी वजह से, तो आपका अटेम्प्ट एकदम से ड्रॉप हो जाता। और अगर आपने फिल्ट्रेशन अच्छी करी होगी तो आपका अटेम्प्ट आराम से 25 प्लस जा सकता था, और अदरवाइज वो ड्रास्टिकली एकदम गिर के 12-13 भी हो सकता था। मतलब वो आपके उस पर डिपेंड करता है। तो सर, लोग बोल रहे थे पेपर बहुत टफ था क्वांट का, तो ऐसा क्या था कि उसमें टफ बन गया? वो ऐसा क्यों परसेप्शन था? नहीं, मतलब आई डोंट थिंक कि वो बहुत ज्यादा टफ था, वो ट्रिकी था। अच्छा, क्वेश्चंस बैलेंस आउट करे हुए थे उन्होंने काफी। तो कुछ क्वेश्चन जैसे ज्योमेट्री के काफी इजी क्वेश्चंस थे। तो ज्योमेट्री ऐसा टॉपिक है जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं उनको ज्यादा दिक्कत देता है। तो मुझे लग रहा है कि ज्योमेट्री और अलजेब्रा उन्होंने डेलिबरेटली इजी करी होगी, आई थिंक। और बीच में से कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो इक्वेशंस वगैरह बन रही थी, जिनमें अर्थमेटिक वगैरह के कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें काफी कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी, तो वो आपके टाइम कंज्यूमिंग हो जा रहे थे। तो इस वजह, मतलब मैं फर्स्ट स्लॉट की बात कर रहा हूँ, तो इस वजह से वो कई लोग बोल रहे हैं कि डिफिकल्ट पेपर था। हाँ, इस मामले में इसलिए मैं बोला कि फिल्ट्रेशन वाज द की, और फिर अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, आपके सामने जो क्वेश्चंस आए आपने उनको छोड़ा, जो कठिन क्वेश्चन थे और जो आसान क्वेश्चन ढूंढ के करे हैं, तो आपने आसानी से 25 प्लस स्कोर कर दिया होगा। अदरवाइज मैं बताऊं कि इसमें अगर आप 17-18 अगर आप अच्छा एक्यूरेसी, मतलब आपका स्कोर आ रहा है, तो आपको 99 प्लस मिल जाना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि 55 प्लस कैन फेच 99%? 55 स्कोर इज अ वेरी गुड स्कोर in the morning slot. लास्ट ईयर के मुकाबले लास्ट ईयर तो ज्यादा इजी क्वेश्चन थे, तो इस बार the change that happened this year was it was a different paper. The questions were not as if one layer questions, there were multiple layers. There was a concept and then maximum की बात हो रही है, minimum की बात हो रही है, and therefore you have to think through the paper. Also basic application of maths is what was being tested, right? So then there were some questions which are tricky. So anyone who was able to rush through questions and leave the difficult questions would have done pretty well, because in the paper while you're doing it, तो प्रेशर जो होता है उसमें ये समझ आता नहीं क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है, सो गलतियां हुई होंगी। एंड इवन नाउ एज वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चंस, तो अब लग रहा है कि आई डिड समथिंग बट दैट मे नॉट हैव बीन राइट, बिकॉज़ अब उसकी क्वेश्चन की डेप्थ समझ आ रही है। सो आई थिंक इट वाज दैट काइंड ऑफ अ पेपर। सो अगेन डिफरेंट था, but difficulty बोलना गलत होगा, it was an intelligent paper to say the least. Intelligent paper. And therefore cutoffs will drop compared to the last 2 years. And as Sir said, even in the second slot, I think a score of 55 will be a pretty good score, which means around 17 to 18 correct attempts. If you're looking for something for a 99 plus or 99.5 plus, you're going into the range of around 20 odd questions, 20-21 questions, and that should be an excellent attempt. Agar to put the lower benchmark to this, if I look at a bare minimum of 90 percentile, which typically is cut off for certain colleges, sectional cutoff, I think in the second slot, 90 should be somewhere around the 40 marks score. That is 13
odd questions should fetch you 90 or so we can say 40 marks in the evening slot will fetch you 90 percentile. 50 can fetch you 97 98. 50 would be 97 not less, and once crossing the 60 would be 99. अच्छा राहुल, जैसे हमारे बाद में डिस्कशन हुआ, स्टूडेंट से डिस्कशन हुआ और फैकल्टी से डिस्कशन हुआ, तो क्या डिफरेंस आपको नजर आया कि मॉर्निंग स्लॉट में और जो इवनिंग स्लॉट का जो क्वांट वाला जो सेक्शन था उसमें जो डिफिकल्टी लेवल में कुछ आपको फर्क नजर आया क्या? सच बात बताऊं तो आई थिंक इट वाज इजियर फॉर द पीपल इन द सेकंड स्लॉट बिकॉज़ दे न्यू व्हाट टू एक्सपेक्ट. तो बच्चे सुबह गए तो उनके साथ पक्का ये हुआ ही होगा कि they were caught unawares, you know, कि ये क्या आ गया. And वो reactions भी थे. People came out of the first slot, they were not very happy. Maths बहुत tough है. Second slot when most of students would have talked to someone or the other, so they knew what to expect, and therefore they could have handled it better. In terms of difficulty level, I think बहुत difference नहीं. The questions were similar. I wouldn't say they were very different, though I think second slot might have been a little more trickier. But बहुत difference नहीं. Normalization process में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? So normalization पढ़ना चाहिए. I think that will also determine where you end up eventually, because the level of paper overall was a little different. I think the second slot was a little tougher than the first slot. That is what I think. Therefore, there might be a change, but again, that is something statistical process है. So for the con section, sir, हम ये कह सकते हैं कि attempt of 18 plus is a very good attempt, and if you get almost 90 plus % accuracy, then I think you can be assured of 99 plus %. 18 correct attempt आपको 99 plus दिलवा सकते हैं, दिलवाने चाहिए जरूर. So what about your LRDI section in the morning slot? मॉर्निंग स्लॉट का LRDI सेक्शन कंपैरेटिवली जो डिस्कशन हुआ है मेरा इवनिंग स्लॉट से थोड़ा सा इजी था, और 3-4 सेट तो वेरी मच डुएबल थे, और 1-2 ट्रिकी सेट थे जो काफी ट्रिकी थे. अगर आप शुरू में अटेम्प्ट करने लग जाते तो आपका स्कोर एकदम ड्रास्टिकली गिर जाता, 15-20 मिनट निकल जाते और वो अच्छे बच्चों से नहीं हो पा रहे थे. लेकिन अगर कुछ सेट्स ऐसे थे जिनको आप 10 मिनट में या इवन 7-8 मिनट में ही उनके 4 क्वेश्चन जो है वो आसानी से सॉल्व हो जा रहे थे. तो वही इसमें भी वही था कि आपने अगर सही सेट चूज कर लिए, तो अगर आपने 4-5 सेट सही चूज कर लिए और अगर आपने अराउंड मुझे लगता है 14 प्लस का स्कोर मार दिया करेक्ट, तो आप 95 प्लस परसेंटाइल ले आएंगे. और मुझे लगता है कि 17 प्लस में या 18 के प्लस में इसमें आराम से 99 प्लस परसेंटाइल आपका बनना चाहिए. हो सकता है अब ये सारी हमारी स्पेकुलेशंस हैं, हो सकता है कि 16 प्लस में ही 99 प्लस आपका आ जाए. तो 16 में 16 से नीचे तो मुश्किल है. मॉर्निंग स्लॉट, इवनिंग स्लॉट अगेन वाज सिमिलर. आई थिंक फीलिंग है कि इस बार LRD आसान है. I don't think that was true. It is just because maths are difficult आ गई तो मैं LRD आसान लग रही थी. That is about it, and therefore. But लास्ट के 2 साल से अगर कंपैरिजन करें तो slightly easy. 2017 में भी एब्रेशन हो तो अलग लेवल पर आ गया था, and therefore again cut off scores might not vary too much. In terms of attempt, I think 2-3 सेट ऐसे थे जो आराम से मिल जाते थे, and they were to be spotted. In the other sets, students were required to just look at questions. I mean, there were difficult sets, but उसमें एक दो questions थे जो sitters थे. You not have to really go through the entire set to find the answer. So if someone does 3 complete sets and in the rest 4 sets you're able to spot 1-2 questions on average, then your attempt would have increased quite drastically. The 12 would have gone on to a 16 or an 18, and I think that would be the difference towards the end. In terms of cutoff, I think second slot would be similar as I said. 16 plus should do it for your 99 percentile sort of. So many students, they have not done well in the LR section. So उनका कहना है कि हमने 2 ही सेट किए हैं, कोई बोल रहे हैं हमने 2.5 किया है. तो अगर आप बोलते हैं कि इसने 10 अटेम्प्ट किए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, या 8 ही किए हैं और सब सही किए, तो उनकी क्या परसेंटेज? I think even at 10 attempts 90 percentile touch हो जाना चाहिए. यानी कि अगर आप 2 सेट किया है तो 90 आप टच कर सकते हैं. 2.5 थोड़ा शायद. सर मॉर्निंग में भी वही होगा सर, 2.5 करने से 90 टच हो जाएगा. मॉर्निंग में मुझे लगता है कि अराउंड 12 क्वेश्चंस के आसपास अगर हम करते हैं तो 90 के आसपास. ओके, 90 के 90 प्लस. हां, 93 94 बन जाना चाहिए 12 क्वेश्चंस में. ओके, राइट. तो सर आपका वर्बल सेक्शन कैसा लगा? मॉर्निंग स्लॉट वाला सेक्शन लास्ट ईयर जैसे ही था, मुझे तो लास्ट ईयर जैसे ही लगा, और जो थीम्स थे पैसेज के वो बहुत आसानी से समझे जा सकते थे. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो मॉक्स वगैरह में वर्बल सेक्शन दिया जाता है वो बहुत ही ज्यादा इंसियन दिया जाता है, और अगर हम एक्चुअल कैट के देखें पिछले 4-5 सालों से, तो जो पैसेजेस आते हैं वो
रीडेबल होते हैं, आसानी से समझे जा सकते हैं, और क्वेश्चंस भी मतलब एक दो ट्रिकी हो सकते हैं लेकिन हो जाते हैं। तो मॉक्स के कंपैरिजन में इजी था, और मैंने सिर्फ आरसी अटेम्प्ट करी, अराउंड 24 क्वेश्चंस आरसी के अटेम्प्ट करे हैं, और बाकी तो मेरे को आता नहीं उसका लेकिन हाँ, पर मुझे लग रहा है कि आरसी ठीक ठाक थी, डुएबल थी। सर आपको क्या शौक है? सर आई एम एन इंजीनियर एट हार्ट, मेरी ये सारी इंग्लिश सही होती है। सारे टूट करके आया हूं। सारे इंजीनियर्स की सही होती है। अब गलती होगी तो काट की तरफ से हो सकती है, बट on a serious note, I think the passages were readable, no doubt about it, and there were two passages जिसमें questions थोड़े factual से थे, अच्छा, जो बहुत inferences नहीं थे, तो वो I think वो दोनों attempt कर लेने चाहिए थे। बाकी जो थे, most of the questions talked of inference, central idea, and the options are also quite close. Correct. Even summary वाले questions में the options are very close, and काफी generic summaries थी। Parajumbles भी मेरे को थोड़ा tough लगे थे। I mean, at first sight you would see small sentences, only 4 वो, but when arranging them, तो थोड़ा difficulty। आपका attempt कितने थे उसमें total? I did 34. 34. मैं तो 30 नहीं करता, मतलब rule है मेरा। उस 2 मिनट बच जाते हैं, फिर मैं सोचता हूँ। तो yeah, but I think it is again a challenging paper. तो रजेश सर, आप बताइए आपका क्या टेक है इसमें? सर मेरा वर्बल सेक्शन, मुझे क्या, अगर मैं वर्बल सेक्शन को इन डेप्थ एनालाइज करूं तो मैं देखता हूं कि वर्बल सेक्शन जो पैसेजेस थे दे वर मोर फ्रॉम द साइंस एरियाज, और ये ट्रेंड देखा गया है लास्ट के 2 साल से कि अगर आप रीड करते हो साइंस के पैसेजेस और जो कंटेम्पररी इश्यूज के बारे में हैं तो आप शायद उस लैंग्वेज से फेमिलियर रहोगे। वन थिंग आई ऑब्जर्व वाज दैट द लैंग्वेज ऑफ द पैसेजेस वेर वेरी almost readable, easy to read and understand. This is not the case with the mocks. In the mocks you'll find that the passages are difficult to read and understand, and that makes the whole job very challenging for the students. But in CAT we have seen that for the past 3 years the passages are easy to read and understand. And as far as questions are concerned, मैंने क्या देखा ये साल कि many questions were based on central idea, main purpose, inference, suggestion, and plenty of questions had critical reasoning in them, undermining the argument, the authors, which of the following would support the author's argument, which of the following would the author take to support his argument or not to support his argument. तो किसी ने अगर critical reasoning practice की है पहले से, और किसी ने अगर RC passages solve किए, इसमें critical reasoning type के questions आते हैं, तो उनको मुझे लगता है कि RC आसानी से किया होगा। One thing I observed was that if you have understood the central idea of the passages, then it would become easier for you to answer almost all the questions. जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन देखे थे, इसमें मैंने एक बार पैसेज पढ़ा, वापस दोबारा पढ़ा, और एक बार समझ में आ गया मुझे पूरा सेंट्रल आइडिया, सो आई कुड मार्क 3 क्वेश्चंस बैक टू बैक, व्हिच वाज नॉट द केस विद द मॉक्स। मॉक्स में हर क्वेश्चन आपको एक चैलेंज लगता था कि यार ये क्वेश्चन तो हो गया, दूसरा एक और चैलेंज है। सो मुझे लगता है कि अगर बच्चों ने मॉक्स के हिसाब से अपना माइंडसेट बनाया होगा तो दे माइट हैव बीन सरप्राइज्ड, और जो बच्चे गए होंगे ठीक है यार लेट्स टेक इट एज जस्ट अनदर मॉक, अनदर पेपर, आई थिंक दे माइट हैव डन वेल। अगर मैं आता हूँ पैराजम्बल्स के, पैराजम्बल्स लास्ट से थोड़े डिफिकल्ट थे, मुझे ऐसा लगा था, थीटा पैराजम्बल्स, बिकॉज़ 5 सेंटेंसेस थे, सो दैट मेक्स द जॉब, वो तो मैं छेड़ता ही नहीं हूं। हाँ, सो वो डिफिकल्ट अपने आप हो जाता है। प्लस मुझे लगा कि इस साल समरी सेकंड स्लॉट में इजी था, समरी क्वेश्चंस वे स्लाइटली इजियर देन लास्ट ईयर, ऑड सेंटेंस थोड़ा ट्रिकी था मुझे लगा, मतलब बहुत क्लोज था, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और पैराजम्बल्स मुझे लगता है कि जैसे जो बच्चों ने मुझे बताया, मैं तो खुद अटेम्प्ट नहीं कर पाया, वहां तक पहुंचा ही नहीं, बट कुछ स्टूडेंट ने मुझे बताया है कि जो पैराजम्बल्स थे वो 2 तो फटाफट बन गए थे, बिकॉज द सेंटेंसेस यू कैन क्विकली अरेंज देम, बाकी 2 थे वो थोड़े से ट्रिकी या फिर टाइम कंज्यूमिंग थे। सो मुझे लग रहा है कि अ गुड स्टूडेंट कुड हैव अटेम्प्टेड 25 क्वेश्चंस प्लस। अब उसके बाद में डिपेंड करता है कि उसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, बट अगर आपने सपोज अटेम्प्ट किया है 25 और आपकी अगर 80% एक्यूरेसी है, सो यू हैव डन डिसेंट इनफ, मतलब आपको शायद 97 90 आप क्रॉस कर सकते हो। अगर आपने 28 30 अटेम्प्ट किया है एंड यू हैव गॉट अराउंड 80% एक्यूरेसी, देन यू हैव अ गुड चांस ऑफ क्रॉसिंग द 99 प्लस परसेंटाइल। एंड इफ यू हैव अटेम्प्ट 34 क्वेश्चंस और आपका अगर मान लो सिर्फ 7 या 6 रॉन्ग है, then you might cross 99.5 plus percentile. सर उन स्टूडेंट्स के बारे में बताइए जो मतलब अराउंड 17-18 अटेम्प्ट करके आए हैं, एक्यूरेसी कुछ 80%। देखो क्या होता है सर कि जब आप वर्बल में अटेम्प्ट्स कम कर देते हैं ना, तो एक्यूरेसी बहुत हाई होनी चाहिए। अब होता क्या है कि एक्यूरेसी हाई रखना इज ऑलमोस्ट डिफिकल्ट, बिकॉज अगर आप देखते हो क्वांट में तो बच्चे बोलते हैं सर मैंने 10 किया, 10 के 10 सही है, बट वर्बल में क्या होता है अगर किसी ने 15 किया है वो बहुत डिफिकल्ट होगी 15 के 15 सही कर लेगा। तो अगर बच्चों ने अटेम्प्ट 20 किया है, 20 से कम किया है, they should expect at least 90% accuracy to stand some chance of crossing the 94-95 percentile.
जैसे किसी ने 20 अटेम्प्ट किए हैं और उसके 18 सही होते हैं, then he has done quite well. अगर 20 अटेम्प्ट करके उसने मान लो 5 या 6 रॉन्ग कर लिए, तब तो उसके लिए मतलब दिक्कत हो जाएगी. That's why higher attempt is always advisable in the verbal section. आप क्या सजेशन देंगे मतलब नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को वर्बल में क्या चीज ध्यान सर दें? मैंने क्या देखा है कि इतने बच्चों को मैंने पढ़ाया है, तो मुझे क्या समझ में आया कि बच्चों को ये समझना चाहिए कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज क्रिटिकल नाउ. और क्रिटिकल खाली अभी नहीं हुआ है, ये लास्ट के 4 साल से क्रिटिकल हो चुका है. और आरसी जो होता है, और प्रॉब्लम ये होती है कि जो हमारी स्टेमिना है रीड करने की, रीड करना, समझना, 5-10 मिनट देना पैसेज को, ये बच्चों में नहीं होता है. सो दे मस्ट वर्क ऑन देयर रीडिंग हैबिट. They must read wide variety of things, newspaper, books, magazines, यहाँ वहाँ, ताकि उनकी जो ability होती है, stamina to read and collect the material for a short while at least, वो बढ़ना चाहिए. अब ये बहुत important है. अगर हम फाइनल इसका वो करें, समराइज करें, तो 95 प्लस परसेंटाइल के लिए कितना स्कोर चाहिए होगा, मतलब अराउंड वर्बल सेक्शन में मुझे लगता है सर 95 प्लस परसेंटाइल 55 मार्क्स के आसपास, आई थिंक 95 प्लस आ सकता है. 98.5 या क्रॉस करना है. 65 will help you cross 98.5, 70 will help you cross 99 percentile. 70 को 75 अगर 75 क्रॉस तो 99.56 क्रॉस हो जाएगा आपका. अच्छा, ऐसा मुझे लग रहा है, मेरा अंदाजा है. 60 के आसपास 99 क्रॉस हो जाना चाहिए. 60 के आसपास यस, 98.5 99 हो सकता है अगर स्केलिंग आप लेंगे. और मुझे लगता है लोगों का परसेप्शन है कि वर्बल इजी था, बट मुझे लग रहा है कि वो इतना भी इजी नहीं था कि आप बोलो कि मतलब हाँ, उतना भी इजी तो नहीं था. कैट अपना एक लेवल तो मेंटेन करता ही है, इतना भी इजी नहीं था. बिल्कुल. अच्छा राहुल, एक चीज बताएं कि जैसे क्वांट वाले सेक्शन में अब जो एक्चुअल कैट दे रहा है, और पिछले हम कहीं 2-3 सालों से देख रहे हैं कि वो उतना टफ नहीं दे रहा है जितना मतलब वो सिर्फ इंजीनियर्स को ही अल्योर करे. अब वो लोग मतलब उसमें वैसे क्वेश्चंस भी हैं जो बीए बैकग्राउंड का बच्चा या बीकॉम बैकग्राउंड का बच्चा आसानी से कर पा रहा है. मुझे लगता है कि 34 में से अराउंड कुछ 15-20 क्वेश्चन तो ऐसे थे आसानी से, जो मतलब बीए बैकग्राउंड और बीकॉम वाले भी कर सकते थे, और थोड़ा और पढ़ा होता तो वो 25 तक जा सकते थे. कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो इंजीनियर्स को अल्योर करें. तो आपका क्या टेक है इसमें, मतलब प्रिपरेशन के बारे में, या जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स मॉक्स अपने प्रोवाइड कर रहे हैं, और उनमें जो इनसेन अलजेब्रा डाली गई होती है और इनसेन ज्योमेट्री डाली गई होती है, तो क्या वो सही है जो बीए और बीकॉम बैकग्राउंड या ह्यूमैनिटीज वाले बाकी स्टूडेंट्स को वैसे ही डरा देती है, उनका मतलब पहली प्रिपरेशन के दौरान ही उनका मनोबल टूट जाता है? What do you think about that? As you said, sir, it is about putting small parts together and getting the big picture. 34 questions में से हम कह रहे 20 is a good attempt इस टाइप के पेपर में. So the first thing should be that you have prepared enough to get those 15 correct. Focusing on the basics, revising them, being sure कि basic question, basic maths percentage ratio, अगर वो भी मेरा ठीक है, वो मेरे कंट्रोल में है, टाइम स्पीड डिस्टेंस जो बेसिक्स हम क्लास 10th में करते रहे हैं, तो भी I can easily get 15 क्वेश्चन. मैं तो बोलूँगा अगर किसी को अलजेब्रा नहीं आती है तो अच्छा है उसके लिए, बिकॉज वो पढ़ेगा नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करेगा. Once you have done that, then you get on to better things. And in the last 3-4 years आप उठा के देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि वो एक साइड तरीके से ही होगा. You can attempt the question in many ways and get the answer. So you have to be ready for that. The why we practice before exam is so that we have the confidence to tackle a new question. So I think the idea is always same. Focus on the basics and keep revising it over and over again, so that अगर वो चीज आती है तो मैं उसे टैकल कर पाऊँ, I can use it in different areas. जरूर नहीं कि अलजेब्रा क्वेश्चन वो नंबर सिस्टम के बेसिक से नहीं हो सकता, वैल्यूज डाल के हो जाता है. वो करने का कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए मुझे रिवीजन करना, मुझे प्रैक्टिस करना. I think that is about it. If we talk of mocks that the institutes में, तो सर थोड़ा तो करना ही पड़ेगा, लेवल बढ़ाना ही पड़ेगा, तभी नहीं. जैसे काफी इंस्टीट्यूट के जो मॉक्स हैं, मतलब मेरा इसमें टेक ये है कि बहुत ही इंसेन मॉक्स बनाए जाते हैं. फियर साइकोसिस वाली बात होती है. हाँ, बट पर उसमें बच्चे जो इंजीनियर हैं वो तो ठीक है, पर जो नॉन इंजीनियर पूरे इतना बड़ा लॉट जो एग्जाम देता है, वो पहले ही अपने आप को हारा हुआ महसूस करता है. मतलब पहले ही वो मतलब फेलियर एक्सेप्ट कर लेता है कि बॉस ये तो होने वाला नहीं है मेरे से. बट अगर मैं देखूं कि पिछले 2-3 सालों से पेपर इंटेलिजेंटली चेंज हुआ है, और ये इंटरनेशनल लेवल्स में आ रहा है कि भाई जैसे बाहर के जीमेट वगैरह एग्जाम्स होते हैं जो एल्योर करते हैं किसी भी बैकग्राउंड का स्टूडेंट हो. तो पिछले 3 सालों से अगर हम देखें तो मैथ्स के हिसाब से पेपर इंटेलिजेंटली चेंज हुआ है. और LRDI में भी
कैलकुलेटिव सेट्स कम दिए जा रहे हैं और जो बाकी एलआर के जो सेट्स हैं वो ज्यादा दिए जा रहे हैं। और ये मेरे ख्याल से ये डिसाइडली उन्होंने करा है इस काम को कि भाई जो सिर्फ इंजीनियर्स का ही पेपर ये नहीं रह गया है अब, और इसमें हर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स जो हैं उसमें last 2-3 years the number of takers, if you look at the number of takers, the engineers are actually fewer than non-engineers. At एक time पे 70% engineers were writing CAT. Now the number is reduced to 35-40%. बाकी non-engineers लिख रहे हैं. So people are coming in, and I think this kind of a paper is the right step in the right direction. You know, it will tell the students that this is for you as well. तो मेरे ख्याल से अब क्वांट और एलआरडीआई में जो सही स्ट्रेटजी प्रिपरेशन की हो सकती है अगले साल के लिए वो यही हो सकती है कि भाई हमें बेसिक स्ट्रेंथ लेवल तक के ही ब्रश अप करने हैं। बहुत ज्यादा डीप हमें मैथमेटिक्स और अलजेब्रा और ज्योमेट्री या नंबर सिस्टम बहुत ज्यादा डीप में नहीं करना है। और बहुत जो कठिन क्वेश्चंस डिफरेंट फैकल्टीज क्लासेज में फेंकते रहते हैं और वो अब स्टूडेंट्स उन कठिन क्वेश्चंस में ही लगे रहते हैं पूरे साल प्रिपरेशन करने में। मुझे लग रहा है उससे ज्यादा बेटर तरीका ये हो सकता है कि हम टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजीज में ज्यादा काम करें और टाइम बाउंडेड टेस्ट ज्यादा लिखें और रिलेवेंट टेस्ट ज्यादा हों। हाँ, बीच में कुछ टफ टेस्ट हमें लेने ही चाहिए चेंज करने के लिए कि पेपर कैसा आ जाए, हमें वर्ष के लिए पेपर रहने के लिए, लेकिन हमें टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजीज में ज्यादा काम करना है। मैथ से डरना नहीं है। जो सेक्शन हम प्रिपरेशन के दौरान कंफर्टेबल नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। अलजेब्रा में मान लेता है कोई बीकॉम का बच्चा कंफर्टेबल नहीं है तो वो उसके क्लासेस लगाए और उसके बेसिक्स को ब्रश अप करे। बहुत डीप में समझ में नहीं आ रहा है तो उसकी टेंशन ना ले और अपने अर्थमेटिक को स्ट्रांग बनाए या किसी और चीजों में काम करे तो उस तरीके से। अच्छा, अब इसमें ये बात करते हैं कि ओवरऑल एनालिसिस क्या रहा होगा, मतलब अगर हम इसमें 99 परसेंटाइल ओवरऑल के लिए कितना स्कोर आप मानते हैं? इसमें 150 to 155. 155 should be 99 percentile. 155 में 99 परसेंटाइल आ जाना चाहिए। और सर 95 प्लस के लिए कितना स्कोर मानते हैं? 95 I think would be somewhere around 130ish, 132 मेरे ख्याल से। आपको क्या लग रहा है सर? समझ आ रहा है कि 100 मार्क्स पे 90 आ जानी चाहिए परसेंटाइल। 100 प्लस मुझे लग रहा है 110 के आसपास आपका जो होगा स्कोर उसमें 90 प्लस आ जाना चाहिए। मेरा भी यही टेक है 110 प्लस में और 130 प्लस आपका 95 है ना, ये हम फाइनल 160 प्लस हो सकता है। बाकी हम अपनी फिंगर्स क्रॉस रखें गाइस। और ये सब की स्पेकुलेशंस होती हैं। हम इतने सालों से कैट लिख रहे हैं तो हम अपनी स्पेकुलेशन लगा रहे हैं, बट कैट का रिजल्ट हमेशा सरप्राइज करता है आपको। और अगर आप कैट को एक भी क्वेश्चन नहीं लिख आते, छोड़ के आते हैं सारे क्वेश्चन, तभी भी आप 40 परसेंटाइल लिख आते हैं ना। तो कौन किस क्वेश्चन में फंसा, कौन किस, अब आपको काफी स्टूडेंट्स बोल रहे होंगे कि हमने क्वांट में